एक माँ अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए पास ही के शहर की मार्केट में जाती है। वहाँ पर वह अपने दोनों बच्चों को लेकर मार्केट में इधर उधर घूम ही रही थी, लेकिन तभी अचानक से एक काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग महिला जो कि भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती है, वह एकदम से आकर उसके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। यह सब कुछ देखकर पहले तो उस माँ को लगता है कि ये कोई भिखारन है, तो वह अपने पास से 10 रुपये निकालकर उसकी तरफ करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो बुजुर्ग महिला जो उसके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रो रही थी वह उसकी तरफ देखती है, तो उसके बाद एकदम से जो माँ होती है वो हक्की बक्की सी रह जाती है और बहुत कुछ उस बुजुर्ग महिला के बारे में सोचने लगती है। कौन थी वह बुजुर्ग महिला और किस वजह से यह माँ उसे देखकर हक्की बक्की सी रह गई थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर पति पत्नी है, एक उनकी माँ है और एक उनका बच्चा है। पति का नाम रमन होता है और पत्नी का नाम मधु होता है। रमन और मधु की शादी को काफ़ी दिन हो चुके हैं। उनका जो बच्चा है वो फिलहाल 1 साल का है। रमन जो कि अहमदाबाद में एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता है और काम के सिलसिले में ज़्यादातर वहीं पर रुका करता है। वह एक हफ्ते में अपने घर आया करता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती। इधर जो मधु होती है वह ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन वह मेहनत पर विश्वास किया करती थी और यहाँ पर घर के अंदर उसने कुछ मवेशी पाल रखे थे जिनका दूध बेचकर वह अपने घर का खर्च तो यहीं से निकाल लिया करती थी। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। जो सास थी वह भी अपनी बहू को अच्छी तरह से रखती है। धीरे धीरे जो बच्चा होता है उसकी उम्र लगभग 1.5 साल हो जाती है, लेकिन अब तक जो रमन बाहर रहकर नौकरी किया करता था वह अब घर आने में काफी दिन लगा दिया करता है और उसका घर आने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। जब पत्नी ये बात देखती है कि उसका पति घर नहीं आया करता है और अब 1-2 महीने उसे घर आए हुए हो जाते हैं, तो वह अपने पति से फ़ोन पर इस बारे में बात करने लगती है। तो उसका पति उससे कहता है कि देखो, यहाँ पर मैं प्राइवेट कंपनी में हूँ और मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है और काम के चलते मेरा वहाँ पर आना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, तो इसी वजह से मैं नहीं आया करता हूँ। इस बात को सुनकर पत्नी चुप लगा जाती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे 6 महीने और बीतते हैं तो इसके बाद उसके पति ने बिल्कुल 2 महीने से तो घर आना बंद ही कर दिया था। वह बिल्कुल भी घर नहीं आया करता और जो मधु होती है वो 6 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, तो इसी वजह से वह अपनी सास से इस बारे में बात करने लगती है। कहती है कि माँ जी, अब मेरी तबीयत भी ऐसी है तो इनको तो घर आना चाहिए, लेकिन पिछले 2 महीने से ये एक बार भी घर नहीं आए हैं और जब भी फोन करती हूँ तो बिजी का बोल देते हैं। इसके बाद जो मधु की सास होती है वह भी उससे कह देती है कि बेटा वो बिजी होगा, इसी वजह से नहीं आ रहा है, वरना उसे आने में क्या दिक्कत होती, उसका तो घर है ना, यहाँ पर तू है उसकी पत्नी, तो वो जरूर से आ जाता। यह बात सुनकर मधु चुप रह जाती है, लेकिन तभी अचानक से उसे पता चलता है कि 15 दिन बाद उसके मामा के लड़के की शादी है और वहां पर उसको सह परिवार बुलाया गया है। अब इसके बाद जो मधु होती है अपनी हालत को देखकर पहले तो मना करती है, लेकिन जब उसका मामा बार बार उसे आने के लिए जोर देता है तो उसके बाद वह भी मान जाती है और इसके बाद अपनी सास से कहकर वहां से अपने मामा के लड़के की शादी में चली जाती है। उसका बच्चा जो फिलहाल 2 साल का हो चुका था वह उसके साथ था और वह 6 महीने की गर्भवती थी। इसके बाद वो वहां पर चली जाती है, लेकिन वहां पर जाते ही उसके मामा के परिवार वाले सबसे पहले उसे उसके पति के बारे में पूछते हैं, तो वो कह देती है कि उनके पास टाइम नहीं है और वह ज़्यादा ही बिजी है, तो इसी वजह से वो नहीं आ पाए हैं। कोई बात नहीं, मैं आ गई तो क्या हुआ। यह बात सुनकर जो उसके मामा की लड़की होती है, यानी कि उसके 2 मामा होते हैं, तो दूसरे मामा की जो लड़की होती है वह अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगती है, लेकिन मधु इस बात को ऐसे हल्के में ले जाती है। इसके बाद शादी का समय था और शादी के समय में पूरा परिवार एक साथ बैठकर काफी सारी बातें बतियाता है और सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। मधु लड़कियों के साथ बैठी हुई थी और वहीं पर उसकी वो मामा की लड़की जो उसके पति का नाम सुनकर मुस्कुराने लगी थी वह भी उसके साथ बैठी हुई थी। उसका नाम था प्रीति। अब प्रीति और मधु एक दूसरे से बातें करते हैं और बातों के दौरान जो प्रीति है वो थोड़ी सी अलग तरह की बात उससे करती है, लेकिन मधु इसको स्वाभाविक समझती है और ऐसे ही बैठी रहती है। तभी उसी दौरान प्रीति को बाथरूम जाना होता है और बाथरूम जाते समय वह अपना फोन उसी के पास रखा हुआ छोड़ गई थी और वह बाथरूम करने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम करने के लिए जाती है उसी दौरान उसके फोन पर एक नंबर से फोन आता है और जैसे ही मधु उस नंबर को देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि जो ये नंबर था इस फोन के ऊपर वह किसी और का नहीं, उसके पति का था, रमन का, जो कि अहमदाबाद में अपने आप को काफी ज्यादा बिजी बताया करता था और वह उसके मामा की लड़की के पास फोन कर रहा है।
इसके बाद मधु से रहा नहीं जाता और वह उस फोन को उठाकर उस फोन को कान पर लगा लेती है। इधर उसका पति बोल रहा था और वह उससे तरह तरह की बातें कहता है कि तुमने इतनी देर लगा दी फोन उठाने में और मैं तुम्हें काफी देर से याद कर रहा था, कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो और मुझे तुमसे आज मिलना है। यह बात सुनते ही मधु के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि जो पति बिजी होने का बहाना लगाकर घर पर नहीं आया करता है वह यहाँ पर मेरे मामा की लड़की से बात किया करता है। लेकिन अभी भी वह इस बात पर विश्वास नहीं करती है क्योंकि वह अपने पति से प्यार किया करती थी और वह नहीं चाहती थी किसी भी तरह से उनका घर परिवार उजड़े। तो इसी वजह से वह चुपचाप फोन को ऐसे रख देती है और वहां से उठकर चली जाती है। थोड़ी देर तक जो रमन होता है फोन पर बार बार आवाज लगाता है, लेकिन जब कोई भी आवाज उस फोन पर नहीं आती है तो फोन को काट देता है। उसके बाद वह दोबारा से फोन मिलाता है और इतनी ही देर में जो प्रीति होती है वॉशरूम करने के लिए गई थी वह वापस से वहां पर आ जाती है और जैसे अपने फोन को बजता हुआ देखती है तो इधर उधर मधु को देखने लगती है, लेकिन वहां पर मधु उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती है और इसके बाद वह फोन उठाकर उससे बात करने लगती है। बातों के दौरान जो रमन होता है उससे कहता है कि कहां चली गई थी तुम्हारा फोन न जाने कैसे उठ गया और कोई भी इस पर बात नहीं कर रहा था। तो इसके बाद जो प्रीति होती है वो कहने लगती है अरे ऐसी बात नहीं है, मेरा फोन तो यहीं पर रखा हुआ था और इसे भला कौन उठाएगा। ऐसा कहकर वो इस बात को ऐसे ही छोड़ देती है और उसके बाद रमन से बात करने लगती है। रमन आज उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुला रहा था और उस जगह के बारे में रमन की पत्नी मधु को भी पता था क्योंकि पहले उसने उस जगह का नाम सुन लिया था। इसके बाद जो प्रीति होती है वो उससे मिलने के लिए हामी भर लेती है और कहती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, जब सभी लोग अपने अपने काम धंधे में लगे रहेंगे तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। इसके बाद जैसे शादी का समय होता है, बारात जाने वाली होती है तो उस समय पे कुछ ज्यादा ही भीड़ होती है और उस भीड़ का सहारा लेकर जो ये लड़की प्रीति होती है ये वहां से गायब हो जाती है और गायब होकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर रमन उसका इंतजार कर रहा था। अब मधु जिसको ये सब कुछ पता था तो वह उसके पीछे पीछे जाती है इस बात को सोचते हुए कि हो सकता है ये सब कुछ मेरा वहम हो और ऐसा कुछ भी ना हो। यही सोचकर मधु अपनी मामा की लड़की प्रीति के पीछे पीछे चुपके चुपके चलने लगती है। तो जहां पर शादी होती है उससे लगभग 500 मीटर दूर एक चौराहा होता है। उस चौराहे के ऊपर जो रमन था अपनी पत्नी की मामा की लड़की प्रीति की राह देख रहा था और जैसे प्रीति उसे दिखाई देती है तो एकांत का सा समय था और वह आते एकदम से उसे अपने गले से लगा लेता है और उसके बाद कहता है कि काफी देर हो गई मुझे यहाँ पर तुम्हारा वेट करते करते और तुमने तो काफी ज्यादा देर लगा दी। इस बात को सुनकर जो प्रीति होती है वो कहने लगती है कि अरे यार ऐसा नहीं होता, घर वालों से बचकर आना पड़ता है और इसी वजह से मुझे इतनी देर हो गई। अब जब मधु ये सब कुछ देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह सोचने लगती है कि ये मेरा पति क्या कर रहा है, मेरी पीठ पीछे इसने तो मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। इसके बाद प्रीति सबसे पहले वहीं से चुपके से उनका वीडियो बना लेती है जब वो दोनों चुपके चुपके एक दूसरे के गले लग रहे थे और एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर खड़े हुए थे। रात का समय था और तो कोई वहां पर नहीं था और इसी वजह से जब वह उनकी वीडियो बना लेती है मधु तो सीधा उनके पास पहुंच जाती है और वहां जाकर अपने पति को धमकाने लगती है। जब वो दोनों देखते हैं कि इसने हमें देख लिया है और अब पोल खुल सकती है तो इसके बाद वो दोनों मिलकर इस पर हमला करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन मधु जैसे तैसे बचकर वहां से वापस उसी शादी में आती है और उसी समय पर वहां से अपने बच्चे को लेकर फौरन से अपने ससुराल पहुंच जाती है। वह सोचती है कि इस बारे में अपनी सास को बताऊंगी और सास मेरे पति की अच्छी खासी खबर ले लेगी, लेकिन वहां पर जाकर जैसे ही वो इस बारे में अपनी सास को बताती है और उसे सबूत दिखाती है तो उसके बाद उसकी सास कहती है कि कोई बात नहीं बेटी, उसे यहां पर आने दे, जब उसे पता चल गया है तो ये बात पता है तो यहां पर ही वो फौरन वापस लौटेगा और उसे आते ही मैं उसकी खास खबर लूंगी। लेकिन जैसे ही उसका बेटा वापस आता है तो उसके बाद जो उसकी सास होती है मधु की वह अपने बेटे की तरफ ही हो जाती है और उससे कहती है कि ये तो ऐसे ऐसे कह रही है, क्या तूने चूड़ियां पहन रखी हैं जो तेरे सामने इतनी जबान चला सकती है। यह बात सुनकर मधु की आंखें एकदम से फटी के फटी रह जाती हैं क्योंकि जिस सास को वो अपनी समझ रही थी उसने तो उल्टा उसके पति को इशारा दे दिया था। और इसके बाद जो उसका पति रमन होता है वह सबसे पहले उसका फोन छीनता है और फोन छीनने के बाद उसे कमरे के अंदर ले जाकर बुरी तरह से उस पर पिटाई लगाता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए ऐसा कहने की, मेरी जिंदगी में चाहे जैसे रहूं, तुम्हें अगर इस घर के अंदर रहना है तो नौकरानी की तरह रहना होगा और आज के बाद ना तो तुम्हें फोन मिलेगा और ना ही तुम इसके बाद मायके जा सकती हो। ऐसा कहकर उस पर बहुत ज्यादा पिटाई लगाता है और जब मधु देखती है कि उसे बहुत बुरी तरह से पीट रहा है तो इसके बाद वह भी इन सभी बातों के लिए हामी भर लेती है और उस घर के अंदर चुपचाप रहने लगती है।
मधु की जो सास होती है वो अपने बेटे से मिली हुई थी और इसके बाद जो उसका पति होता है वो खुल्लम खुल्ला उसकी मामा की लड़की प्रीति से बात करने लगता है और यह बातें प्रीति को भी पता थी। प्रीति इन बातों को सुनकर किसी को भी नहीं बताती है और अब तो जब कभी प्रीति को टाइम मिला करता तो वह कॉलेज से बंक करके सीधा मधु के यहाँ पर आ जाया करती और उसके सामने ही उसके पति के साथ एक कमरे में चली जाया करती। यह सब बातें देखकर प्रीति को बहुत ज्यादा जलन होती है, लेकिन फिलहाल वो इस घर के अंदर कैद है और यहाँ से वह इधर उधर जा भी नहीं सकती। जो उसका पति अब तक बाहर रहा करता था वह घर पर ही रहने लगता है और उसने नौकरी से छुट्टी ले ली थी या फिर नौकरी छोड़ दी थी, उसे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। लगभग प्रीति को अपने मायके जाए हुए और मायके वालों से बात करे हुए 3 महीने बीत जाते हैं और यह बात कहीं ना कहीं मधु के घर वालों को खटकने लगती है। वह सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया बेटी को जो वहां से आधी शादी में ही वो वापस लौट गई थी और उसके बाद से बिल्कुल भी हमसे बात नहीं करी है। वह सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं मामा के वहां पर उसके साथ कुछ हो गया हो और इसी वजह से वह हम लोगों से नाराज हो गई हो। तो इसीलिए प्रीति का जो बड़ा भाई होता है वह अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल आ जाता है और वहां पर आकर उससे बात करने लगता है। और वहां पर आकर जैसे ही वह अपनी बहन की हालत देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीति थी इतने से दिन के अंदर पूरी तरह से सूख चुकी थी। देखने से लग रहा था कि इसे कोई भयंकर बीमारी हो गई है और ये अपना इलाज नहीं करवा रही है। जब उसका भाई उससे बात करने की कोशिश करता है तो वह डर की वजह से उसे कुछ नहीं बताती है और कहती है कि भैया सब कुछ ठीक है। भाई उससे पूछता भी है कि तुम मुझसे फोन से बात क्यों नहीं किया करती, तो वो कह देती है कि नहीं भैया मुझे फोन पर बात करना अच्छा ही नहीं लगता, तो इसी वजह से मैं फोन पर बात नहीं करती हूँ। यह सब कुछ देखकर और अपनी बहन की बातें सुनकर उसे महसूस हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसके बाद वह अपनी बहन की सास से कहने लगता है कि माँ जी मैं अब अपनी बहन को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और आपको इसे मेरे साथ भेजना होगा। यह बात सुनकर जो मधु की सास होती है वह पहले तो मना करती है, लेकिन जब भाई जिद कर बैठता है तो उसके बाद मजबूरन उसे हामी भरनी पड़ती है, क्योंकि फिलहाल उसका बेटा भी यहाँ पर नहीं है। और इसके बाद वह मधु को उसके साथ जाने के लिए कह देती है, लेकिन जाते हुए वह उसे वार्निंग देती है और कहती है कि देख वहां पर जा तो रही है लेकिन इन बातों के बारे में किसी को भी पता ना चल जाए, अगर पता चल गया तो फिर देख लेना लौटकर तुम्हें यहीं पर तो आना है। ऐसी वार्निंग देकर वह उसे उसके भाई के साथ भेज देती है और मधु अपने बच्चे को लेकर अपना थोड़ा सा सामान पैक करके अपने भाई के साथ चली जाती है। उसका भाई उसे 3 दिन की कहकर लेकर गया था, लेकिन वहां पर जाने के बाद जब मधु के माता पिता उससे बात करते हैं और उसकी हालत देखते हैं और उससे पूछने लगते हैं तो वह रो रो कर उन्हें सारी हकीकत बता देती है। ये बातें जैसे मधु के मायके में पता चलती हैं तो उसके बाद जो मधु की मम्मी होती है वह अपने भाई के पास यानी कि मधु के मामा के पास फोन मिलाती है और उसे उनकी बेटी की पूरी करतूत सुनाती है। जैसे मधु के मामा यानी कि प्रीति के पिता को यह बात पता चलती है कि उनकी बेटी ने उनकी बहन की लड़की का घर उजाड़ दिया है और वहां पर खुलेआम वह उसके पति के साथ ऐसा काम कर रही है, तो उसके बाद जो उसका मामा होता है वह अपनी बेटी पर बुरी तरह से पिटाई लगा देता है और पिटाई लगाने के बाद उसने उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया था और अपनी बहन को बता दिया था कि मैंने इस तरह से कर दिया है और तुम चिंता मत करो, ऐसा आगे कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद जो मधु का भाई होता है वह अपने जीजा के पास फोन करता है और उसे और उसकी मां को यहां पर बुलाता है। कहता है कि तुम लोगों को यहां पर आना होगा, अगर तुम्हें आगे रिश्तेदारी चलानी है तो यहां पर आ जाओ, उसके बाद ही तुम्हारी रिश्तेदारी आगे चल सकती है। लेकिन उन लोगों को डर होता है कि अगर हम लोग वहां पर गए तो उनकी बेटी ने अब तक सब कुछ बता दिया होगा और वो लोग हम पर पिटाई लगा सकते हैं, तो इसी वजह से वो वहां पर आने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम लोग तो वहां पर नहीं आने वाले, अगर तुम्हें अपनी बेटी को वहीं पर रखना है तो बेशक से वहीं पर रख लो, हम लोग कोर्ट से फैसला कर लेंगे। इस बात को सुनकर जो मधु के मायके वाले होते हैं उनको बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन फिलहाल वो करते भी तो क्या करते, क्योंकि मधु के जो पति और सास होते हैं वे यहां पर आने से साफ साफ इनकार कर चुके थे। उसके बाद जो मधु का भाई होता है मधु से पूछने लगता है कि बहन ये बताओ क्या अब भी तुम उस घर में वापस जाना चाहती हो जहां पर तुम्हें बंधक बनाकर रखा गया था और तुम्हारा पति होने के बावजूद भी तुम्हारे मामा की लड़की के साथ इस तरह से कर रहा है। इस बात को सुनकर मधु थोड़ी देर तक सोच विचार करती है, अपने बच्चे की तरफ भी देखती है और अपनी कोख में पल रहे उस बच्चे की तरफ भी देखती है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह फैसला सुनाती है और कहती है कि नहीं भाई अब उस घर में मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना, बशर्ते आप यहां पर मेरा छोटा मोटा रोजगार करवा देना, मैं उसी से अपने जीवन को व्यतीत कर लूंगी, लेकिन वहां पर मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। इस बात को सुनकर भाई को भी हौसला मिलता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बहन ये ना
कहने लगे कि मेरा घर उजड़वा दिया। अब जब बहन ने खुद ने ही कह दिया है तो उसके बाद वह उसके पति से उसका तलाक करा देता है और तलाक कराने के बाद जो पैसे उसे तलाक के एवज में मिलते हैं उन पैसों से उसके लिए एक छोटा सा रोजगार गांव के अंदर ही खुलवा देता है। उसने अपनी बहन के लिए एक सिलाई सेंटर खुलवा दिया था। सिलाई करनी उसे अच्छी तरह से आती थी और इसके बाद मधु की कहानी सुनकर गांव की ज्यादातर महिलाएं उसी पर सिलाई करवाया करती अपने कपड़ों की और अच्छे से उसका सिलाई सेंटर चलने लगता है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ उसको एक बेटी भी हो गई थी और उसका जो बेटा था वह भी पढ़ने लिखने लायक हो गया था। मधु अब अच्छे खासे रुपए पैसे कमाया करती है और उसे पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके सिलाई सेंटर पर आसपास के गांव की महिला भी आया करती हैं और साथ में गांव की कुछ रिश्तेदारी में से भी कपड़े उस पर सिलने के लिए आया करते हैं और मधु ने अपने पास लगभग 4 से 5 महिलाओं को रख रखा है जो उसके यहाँ पर कपड़ों को सीने का काम किया करती हैं। मधु सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज कर रही थी और वह अब अपने भाई के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होती है। हालांकि उसका भाई उसके लिए तैयार रहता है, लेकिन वो कह देती है कि भाई कभी भी अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन अब जब मैं अपने आप अपना गुजारा कर सकती हूँ तो कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो उसका बेटा होता है वह 5वीं क्लास में हो जाता है और जो उसकी बेटी थी वो 2री क्लास में थी। इसके बाद एक दिन मधु अपने बच्चों के साथ मार्केट जाती है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि वह काम किया करती है और काम से उसे बहुत ही कम टाइम मिला करता है। बच्चे उससे जिद किया करते हैं मार्केट जाने के लिए, तो इसी वजह से एक दिन बच्चों के साथ वो पास ही के शहर की मार्केट में जाती है और वहां पर जाकर जैसे वो इधर उधर घूम रही थी तभी अचानक से एक बुजुर्ग बेकारन जो भीख मांगकर अपना गुजारा करा करती थी वह एकदम से मधु को देख लेती है और देखते ही एकदम से उसके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। अब मधु जब उसकी हालत देखती है तो सोचने लगती है कि बेकारन है, इसे पैसे दे देती हूं, तो वह उसको अपने से दूर करते हुए पैसे देने लगती है। लेकिन तभी अचानक से वह उसका चेहरा देख लेती है और चेहरा देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। दरअसल सामने जो उसके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रो रही थी और जिसे अब तक वो बेकारन समझ रही थी वह और कोई नहीं उसकी वही सास थी जिसने अपने बेटे के साथ मिलकर उसे घर के अंदर बंदी बनाकर रखा था। उसकी ऐसी हालत देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके पति रमन के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी और ऊपर से वो नौकरी भी लगा हुआ था। तो फिर ऐसा क्या हो गया जो उसकी सास इतनी बुरी हालत में है और यहाँ पर भीख मांगने पर मजबूर है। यह सब कुछ देखकर वह हैरान सी खड़ी रह जाती है। लेकिन तभी उसका जो बेटा होता है जो फिलहाल 10 साल का हो चुका है वो उससे कहने लगता है कि माँ क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों खड़ी रह गई। इसके बाद जो मधु होती है वह अपने उन पैसों को देकर उससे पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन जो बुजुर्ग महिला होती है वह रो रो कर उससे माफी मांगती है और कहती है कि बेटी मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और हमें किसी भी तरह से बचा लो, क्योंकि हमारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। यह बात सुनकर जो उसका बेटा होता है वह भी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या माँ इसे जानती है। तो वह अपनी माँ से पूछने लगता है कि माँ क्या आप इसे जानती हो, कौन है ये बूढ़ी महिला। तो वो कहती है कि बेटा यह और कोई नहीं तुम्हारी दादी है। इस बात को सुनकर जो वह बुजुर्ग महिला होती है जो बेकारन है वह उस बच्चे की तरफ देखती है और देखने के बाद उस पर दुलार करना चाहती है, लेकिन वह बच्चा उससे दूर हो जाता है और कहता है कि छी ये इतनी गंदी मेरी दादी नहीं हो सकती। इसके बाद जो बूढ़ी महिला होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। मधु भी ये सब कुछ जानना चाहती है कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ जो ये लोग ऐसा हो गए। तो उसके बाद वह उसे एक साइड में बिठाती है और बिठाने के बाद उससे पूछने लगती है कि माँ जी आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आप यहाँ पर भीख मांगने पर मजबूर हो गई। तो उसके बाद जो उसकी सास होती है उसे अपनी पूरी कंडीशन बताती है। कहती है कि तुमसे तलाक होने के बाद तुम्हारे मामा की लड़की जो भाग गई थी उसने आकर मेरे बेटे से शादी कर ली थी और वह हमारे घर में रहने लगी। इस बात के बारे में मधु को भी पता था कि उसकी मामा की लड़की ने उसके पति से शादी कर ली है, लेकिन वो करती भी तो क्या करती क्योंकि उसके पति ने उसे पहले ही तलाक दे दिया था। इसके बाद वो कहती है कि हाँ इस बारे में तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे पास प्रॉपर्टी तो अच्छी खासी थी, तो फिर क्या हुआ। तो वह बताती है कि जब तुम्हारे मामा की लड़की घर में आती है तो उसके बाद से मेरा बेटा बिल्कुल भी नौकरी नहीं जाता है और घर के अंदर आराम से रहने लगता है, ऐसो आराम किया करता है और अपनी पत्नी की हर छोटी मोटी ख्वाहिशों को पूरा किया करता है। लगभग 4 से 5 साल के अंदर वह पूरी जमीन और जायदाद को बिचवा देती है और उसके बाद जब पूरी जमीन जायदाद खत्म हो जाती है तब तक मेरे बेटे को शराब की लत भी पड़ चुकी थी और जैसे लास्ट में वो घर बसता है तो उसके बाद वह उसे धोखा देकर वहां से भी फरार हो जाती है और ना जाने
अब कहां चली गई है। यह बात सुनकर जो मधु होती है उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं कि इन लोगों के साथ तो बहुत ही गलत हुआ है। फिर उसके बाद जो उसकी सास होती है वह आगे बात बताना चालू करती है और बताती है कि उसके बाद जो मेरा बेटा होता है वह अब तक शराब का आदी हो चुका था और जैसे प्रीति उसे छोड़कर चली जाती है तो उसके बाद वह और भी ज्यादा शराब पीने लगता है और शराब के चलते वह उस गांव के घर को भी बेच देता है जिस घर के अंदर हम लोग रहा करते थे। घर को बेचने के बाद वह शहर में एक किराए का कमरा लेता है और वहां पर रहकर उन पैसों की भी शराब पी जाता है। लेकिन इतनी ज्यादा शराब पीने के चलते और अच्छी तरह से खाना ना खाने के चलते वह बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है और अब बीमारी के चलते वह खाट में टिका हुआ है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मैं इसी वजह से इधर उधर से भीख मांग रही हूं ताकि उसके लिए थोड़ी बहुत दवाइयों का इंतजाम कर सकूं और अपना पेट भर सकूं। यह बात सुनकर मधु को पहले तो यह लगता है कि अच्छा हुआ, इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन तभी जो उसका बेटा साइड में बैठा हुआ था जो 10 साल का हो गया था वह यह बात सुनकर अपनी मां से अपने पिता को देखने के लिए कहने लगता है। इसके बाद जो मधु होती है अपनी सास से उसे उसके पति के पास ले जाने के लिए कहती है तो जो उसकी सास होती है वह उन बच्चों को और मधु को वहां से अपने घर ले जाती है जो कि किराए का टूटा फूटा कमरा था, जिस कमरे का अच्छी तरह से पेंट भी नहीं हुआ था और बहुत बुरी कंडीशन में वो कमरा दिखाई दे रहा था। वो लोग वहां पर बेकारियों की तरह रह रहे थे तो जो रमन होता है वह एक बिस्तर पर बहुत ही बुरी हालत में था और बुरी तरह से खांस रहा था। खांसते खांसते बार बार उसको उल्टियां हो जाया करती थी और जैसे ही वो घर के अंदर मधु को देखता है और साथ में 2 बच्चों को देखता है, एक लड़का है और एक लड़की है, तो एकदम से खड़ा होने की कोशिश करता है और जैसे ही वो खड़ा होकर उसकी तरफ चलता है तो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। दरअसल बीमारी के चलते वह काफी ज्यादा कमजोर हो गया था और इसके बाद वह रेंगते हुए मधु के पैरों तक आ जाता है और रो रो कर उससे माफी मांगने लगता है। जब मधु अपने उस पति को जमीन में पड़ा हुआ देखती है तो एकदम से पीछे हट जाती है और कहती है कि रहने दीजिए, मेरे पैर पकड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वह रो रो कर कहता है कि मधु, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। इधर जो बेटा होता है वह भी अपने पिता को देखता है और देखने के बाद वह उसे सहारा देकर उठाने लगता है क्योंकि उसे पता है कि बाप बेटे का रिश्ता क्या होता है। 10 साल का होने के बाद उसे पिता की अहमियत तो पता ही चल गई है क्योंकि अब तक उसने अपनी जिंदगी बिना पिता के बिताई थी। जब मधु यह देखती है कि बच्चे को पिता से लगाव है तो उसके बाद वह अपने दिमाग में बहुत कुछ सोचने लगती है और सोचने के बाद अचानक से अपनी सास से कहने लगती है, तो बताइए आप क्या चाहती हो। तो उसकी सास कहती है कि बेटा, मैं तो यही चाहती हूं कि कैसे भी करके तू हमें माफ कर दे और मेरे बेटे का इलाज करवा दे। इतनी मेहरबानी अगर तू हम पे कर देगी तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, हम जिंदगी भर तेरे कर्जदार रहेंगे। इसके बाद जो मधु होती है वो उनके लिए ना सही लेकिन अपने बच्चे के प्यार को देखते हुए अपने पति का इलाज कराने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने पति को वहां से ले जाकर एक हॉस्पिटल में भर्ती कराती है और उनसे कह देती है कि जितना भी पैसा खर्चा आएगा वो सारा पैसा मैं दूंगी, लेकिन आप इसे ठीक कर दो और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे उसके पति का इलाज हो जाता है और इलाज होने के बाद अब जो उसका पति है वो मेहनत मजदूरी करने लगता है और माँ बेटे दोबारा से उस कमरे के अंदर अच्छी तरह से रहने लगते हैं। अब बेटा कमाया करता और माँ उसके लिए खाना बनाया करती, लेकिन उनकी जिंदगी में इसके अलावा और कुछ नहीं था। इसके बाद जो मधु होती है वह बार बार अपने बच्चों के साथ उनसे मिलने के लिए आया करती है और बच्चों को देखकर ही जो रमन है वो सुधर चुका था और अपनी राह पर चल रहा था। इसके बाद एक दिन जो मधु होती है जब वह देखती है कि उसका पति अच्छी तरह से सुधर गया है तो उसके बाद वह उससे कहने लगती है कि अगर तुम अब सुधर चुके हो, आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगे तो क्या हम परिवार की तरह रह सकते हैं। इस बात को सुनकर रमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर जो उसकी सास होती है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से मधु के पैरों को पकड़कर रोने लगता है और कहता है कि मधु, तुम देवी का रूप हो, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और उसके बाद भी अगर तुम मुझे अपने लायक समझती हो तो मैं तुम्हारा नौकर बनके अपनी जिंदगी को बिताना चाहता हूं। इसके बाद जो मधु होती है अपने पति का वहीं पर एक छोटा सा रोजगार खुलवा देती है जिस पर उसका पति मेहनत किया करता है और धीरे धीरे अच्छी कंडीशन उसकी हो जाती है। जब वो अच्छी तरह से रहने लगता है तो वह इस बारे में अपने परिवार से बात करती है और परिवार वाले जब ये सुनते हैं कि उसका पति सही राह पर चल गया है और वह अब उसके साथ रहना चाहता है तो पहले तो उसका भाई मना करता है, लेकिन मधु जब अपने बच्चे के बारे में बताती है तो उसके बाद वह भी हामी भर लेता है और इसके बाद मधु और उसके बच्चे और उसका पति सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं। फिलहाल उनका जो बच्चा है वो 8वीं क्लास में है और वो लोग अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से
कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।